तो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो ऑब्जर्वेशंस निकाले उनके अकॉर्डिंग इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके दिया। इन्होंने कहा कि द एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन at the center of the atom, and this central part or core is known as nucleus of the atom। इन्होंने कहा कि एटम के सेंटर में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज मींस सभी प्रोटॉन्स होते हैं और पूरा मास भी इसमें ही होता है, जिसको इन्होंने न्यूक्लियस कहा। तो न्यूक्लियस टर्म जो है वो पहली बार हमें किसने इंट्रोड्यूस कराई? रदरफोर्ड ने, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस के साइज और एटॉमिक साइज को कंपेयर करना चाह रहे थे, तो इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो साइज में बहुत छोटा है। किसी भी एटम का साइज जो होता है हम कंपेयर कर लें तो एटॉमिक साइज जो है वो होता है 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर का, और न्यूक्लियर साइज अगर देखें, साइज ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर साइज जो होता है वो 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर का होता है। 10 टू द पावर नेगेटिव में पावर्स हैं तो समझ जाने की जो पावर कम होगी वो नंबर ज्यादा होगा। एटम बड़ा है 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, न्यूक्लियस छोटा है 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा बेटा 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। तो एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 इंटू न्यूक्लियर साइज, मीन्स एटॉमिक साइज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 इंटू न्यूक्लियर साइज। तो एटम का जो साइज होता है वो न्यूक्लियस के साइज से 1 लाख टाइम्स बड़ा होता है। मैंने आपको एक एग्जांपल देके भी बताया था कि अगर एटम जो है वो पूरी अर्थ है तो न्यूक्लियस केवल एक फुटबॉल के जितने साइज का है। तो चूंकि एंटायर मास एक छोटे से रीजन न्यूक्लियस में ही है, तो इस न्यूक्लियस को छोटे से मास को छोड़ के बाकी पूरा मास क्या है? ऑलमोस्ट पार्ट एम्प्टी है। तो रदरफोर्ड ने बताया मोस्ट ऑफ द स्पेस आउटसाइड द न्यूक्लियस इज एम्प्टी। जो भी मास है वो सब न्यूक्लियस में ही है। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो नेग्लिजिबल होता है, लगभग ना के समान होता है। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात की कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इन्होंने बताया कि एटम बिल्कुल सोलर सिस्टम के जैसा होता है। जैसे सोलर सिस्टम में सन सेंटर में होता है, उसके चारों ओर ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसी तरीके से किसी भी एटम में सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने बताया। और इन्होंने कहा कि सेंटर में जो प्रोटॉन्स होंगे टोटल, वो बाहर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो नंबर है वो एग्जैक्टली इक्वल होगी, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज एंड द एटम विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की कंडीशन में इन्होंने बताया total number of protons in the nucleus is equal to the total number of electrons. Since these two are exactly equal, so the atom is electrically neutral. तो इन्होंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात भी कर दी। अगली बात जो इन्होंने बताई वो इन्होंने बताई है चूंकि एटम में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है, ये न्यूक्लियस है और ये आप ऑर्बिट मान लें, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है। सर्कुलर मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उस पर बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है ये हमारा फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है mv²/r होता है मैग्नीट्यूड में। जब इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर की ओर तो ये इलेक्ट्रॉन चला क्यों नहीं जा रहा है? तो इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन पे जितना बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उतना ही एग्जैक्टली न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट पे सेंटर की ओर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट पे बाहर की ओर लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की ओर, इलेक्ट्रॉन पे इन्होंने बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की ओर। और इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन ना तो न्यूक्लियस की ओर खिंच के आता है, न्यूक्लियस में मिलता है, और ना ही बाहर जाता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। दीज टू आर एग्जैक्टली इक्वल, दे काउंटरबैलेंस ईच अदर। तो ये तो बात होगी रदरफोर्ड के मॉडल की। अब रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया
इसमें कुछ लिमिटेशंस आई जिन्हें कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल या फिर डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स मॉडल। तो पहला डिफेक्ट इनका जो है, इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जैसे सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो सन के चारों ओर जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं बच्चों, तो प्लैनेट्स की कंडीशन ये होती है कि प्लैनेट पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। दीज आर न्यूट्रल बॉडीज, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता है। और सन और प्लैनेट के बीच जो फोर्स होता है जिससे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से रिवॉल्व करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से। जबकि अगर हम एटम की बात करें तो एटम में न्यूक्लियस होता है सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, सेंटर में। हाँ बेटा, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल बताया कि जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, प्लैनेट्स न्यूट्रल बॉडीज होती हैं, दे हैव नो चार्ज ऑन देम, और वो सन और प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स से रिवॉल्व करते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज्ड पार्टिकल है, इस पे चार्ज होता है, और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इनकी जो कंपैरिजन थी प्लैनेटरी मॉडल से वो ठीक नहीं थी। अब इनका मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बेटा कैसे नहीं कर पाया है समझिए। न्यूट्रल बॉडी तो कभी भी रोटेट करेगी तो जिंदगी भर रोटेट करती रहेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो प्लैनेट सन की चारों ओर हमेशा रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल जब भी, ये देखिए इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज पार्टिकल, जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो ये एनर्जी लूज करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। अब अगर ये करता रहेगा ऐसे मोशन में आके, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करेगा और एनर्जी लूज करता रहेगा, तो इसकी खुद की एनर्जी कम होती रहेगी और ये न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होता जाएगा, न्यूक्लियस इसको खींचता जाएगा और एक समय आएगा कि ये न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। और न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट मींस एटम होता ही नहीं है, एटम स्टेबल नहीं है। जबकि ये बात नहीं है, एटम तो स्टेबल है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब एटम से मिलकर बनी है। तो रदरफोर्ड गलत है, एटम तो स्टेबल है। इसका मतलब है रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सेकेंड लिमिटेशन जो है रदरफोर्ड्स मॉडल की वो है he could not explain line spectrum of atoms। एटम्स के लाइन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो पहले तो बच्चों आपको बता दें कि स्पेक्ट्रम हमें मिलता कैसे है, कितने टाइप्स का होता है, थोड़ा सा फंडामेंटल्स जान लो। पहली लिमिटेशन जो थी रदरफोर्ड्स मॉडल की थी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे एक्सेलरेट करेगा तो धीरे धीरे एनर्जी, कंटिन्यू एनर्जी लूज करेगा। कंटिन्यू एनर्जी लूज करेगा तो क्या है कि एक समय आके न्यूक्लियस में घुस जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू एनर्जी लूज कर रहा है बेटा, तो अगर ये एनर्जी कंटिन्यू लूज करेगा तो हमें स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा इसका, इसका स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम, इसमें हमें बैंड्स मिलेंगी इस तरीके की, बैंड्स। तो अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही था तो हमें एटम का स्पेक्ट्रम कैसा मिलना चाहिए था, बैंड स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था। लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि हमें एटम का स्पेक्ट्रम जो मिलता है वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। एक लाइन मिली, फिर एक लाइन मिली, फिर एक लाइन मिली, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन, तो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम, इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग था कि हमें एटम का बैंड स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। तो लाइन स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे तो कंटिन्यू मूव करता नहीं है जो कंटिन्यू एनर्जी लूज करता रहे और हमें बैंड स्पेक्ट्रम मिले। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन केवल तभी, इनके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू एनर्जी लूज कर रहा था। अगर कंटिन्यू एनर्जी लूज करेगा तो हमें बैंड स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में मिलता क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जबकि बाद में हमें पता लगा कि होता क्या कि एक इलेक्ट्रॉन केवल तभी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जब वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल या ऑर्बिट में जाता है, और जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उतनी ही एनर्जी बाद में वो इमिट कर देता है। तो होता क्या है कि हमें लाइंस क्यों मिलेंगी, लाइंस ही मिलेंगी। और क्यों मिलेंगी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर एनर्जी में जाएगा और वापस आएगा तो एक लाइन मिल गई, फिर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा और आएगा तो दूसरी लाइन मिल गई। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की चेंज होंगी ऑर्बिट्स, उनकी वजह से हमें लाइंस मिलती हैं, और जितने ट्रांजिशंस होते हैं उतनी लाइंस मिलती हैं। तो एक्चुअली हमें मिलता है लाइन स्पेक्ट्रम, और जिसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इज इट क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।